Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to lecture number 83 of grade 9 physics. स्टूडेंट, आपको पता है कि हमने फाइनल टर्म के कोर्स को स्टार्ट किया है और फाइनल टर्म का कोर्स जो है वो हमारे साथ बुक के चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट है, डायनेमिक्स से। अगर इससे पहले जो लेक्चर नंबर 82 था वो आपको याद है कि वहाँ पे हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ की जो एक्सप्लेनेशन था इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था और इनर्शिया हमने डिस्कस किया था। आज हम इसी लेक्चर में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे साथ क्या है। न्यूटन फर्स्ट लॉ तो इस तरह था कि अगर आपके साथ एक बॉडी जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी और वो मोशन में है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अपने मोशन जारी रखेगी। तो उसको हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा था। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेटमेंट। इसका स्टेटमेंट क्या है कि हमारे साथ जो नेट फोर्स ऑन अ बॉडी हम जब इस पे अप्लाई करते हैं तो हमारे साथ बराबर होता है कि जो मास है इस बॉडी के, इसके प्रोडक्ट और इससे में जो एक्सेलरेशन इस फोर्स की वजह से पैदा होती है तो वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। सही। तो न्यूटन सेकंड लॉ गया कि द नेट फोर्स ऑन अ बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे नेट फोर्स जो है वो हमारे साथ बराबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बॉडीज मास। वो हमारे साथ प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी मास एंड इट्स एक्सेलरेशन ए के बराबर होगी। मीन कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं ना तो वो फोर्स हमारे साथ इस ऑब्जेक्ट के मास और इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हुई है उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो फोर्स हमारे साथ इन दोनों की प्रोडक्ट के बराबर होगी। और दूसरी तरफ इसको हम डिफाइन करते हैं कि a net force, unbalanced force applied on the body produces an acceleration। unbalanced इसलिए कि इसमें acceleration पैदा करे। सही है कि a net force or unbalanced force applied on the body produces an acceleration। आपके साथ एक unbalanced force है जो किसी बॉडी पे हम अप्लाई करते हैं वो उसमें acceleration पैदा करे in the body। The acceleration is directly proportional to the magnitude of the net force। अब इस फोर्स की वजह से हमारे साथ जो एक्सेलरेशन इसमें पैदा हुई है वो आपके साथ इस फोर्स को डायरेक्टली रिलेटेड होगी। मीन कि जितना हम फोर्स बढ़ाएंगे इतना ही आपके साथ इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ेगी। जितना आपके साथ फोर्स हम कम करेंगे तो इतना ही हमारे साथ एक्सेलरेशन भी कम पैदा होगी and inversely proportional to the mass of the object। और ये जो एक्सेलरेशन इस फोर्स की वजह से हमारे साथ पैदा होती है तो वो हमारे साथ जिस बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं ना तो वो इससे हमारे साथ इनवर्सली रिलेटेड है। मीन कि जितना हम मास बढ़ाएंगे तो उतना ही हमारे साथ एक्सेलरेशन जो है वो कम पैदा होगी और जितना हम मास डिक्रीज करेंगे तो इतना ही इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा होगी। तो उसको हम इक्वेशन फॉर्म में इस तरह लिखते हैं कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। ये जो फर्स्ट बात है कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी दे प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन A इन द बॉडी। जब हम बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं और वो इसमें हमारे साथ एक्सेलरेशन पैदा करते हैं। अब इस एक्सेलरेशन की क्या प्रॉपर्टीज है? दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन की बात यहाँ तक है, द नेट फोर्स तक कि दिस एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन हमारे साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स की तरफ वो डायरेक्टली रिलेटेड है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वो आपके साथ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दूसरी जो इक्वेशन 2 है ये इस बात की है कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्या है कि the acceleration is in the same direction as that of the net force। आपके साथ इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन पैदा होगी
तो जिस डायरेक्शन में आपके साथ फोर्स अप्लाई हुआ है उसी ही डायरेक्शन में आपके साथ एक्सेलरेशन भी होगी। तो मीन कि एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन आपके साथ सेम होगा। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब हम इस इक्वेशन 1 को कंबाइन करते हैं। तो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, और A चूंकि हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को खत्म करते हैं, इक्वल में इसको तब्दील करते हैं, तो यहाँ पे हम फिर इसकी जगह के कांस्टेंट को रिप्लेस करते हैं। तो A इज इक्वल टू K कांस्टेंट F बाई M। अगर हमारे साथ इस तरह हो कि मास 1 किलोग्राम हो, इसमें जो एक्सेलरेशन इस फोर्स की वजह से पैदा होती है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, सो आपके साथ फोर्स क्या होगी, फिर 1 न्यूटन होगी। फर्स्ट यहाँ पे देखिए आपके साथ क्या है कि जो फोर्स हमने इस बॉडी पे अप्लाई किया है वो उसका जो मास है वो आपके साथ 1 किलोग्राम है, सही है। और इससे इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा हुई है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो हमारे पता है कि हमने ये पढ़ा है कि हमारे साथ ये फोर्स जो है स्टेटमेंट में हमने ये पढ़ा है कि हमारे साथ ये फोर्स जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगी। तो हम इस मास का 1 kg और इस एक्सेलरेशन का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन जाएगी, और 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे साथ 1 न्यूटन के बराबर है। तो अगर इस तरह सिचुएशन हो कि आपके साथ मास 1 किलोग्राम हो और इसमें एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पैदा हुई है, तो फिर इस पर जो फोर्स इस बॉडी पर लगा है वो कितना होगा, 1 न्यूटन होगा। सो सब्स्टिट्यूटिंग इन F हम क्या करते हैं कि दोनों साइड के साथ इस M को इस तरह करते कि इस साइड पे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके साथ MA हो जाएगी, और यहाँ पे K कांस्टेंट है कि यहाँ हम इस साइड पे ले आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो F इज इक्वल टू K इंटू MA। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि K की जगह हम 1 वैल्यू को पुट करते हैं, एंड सो वी कैन राइट एज, मैंने यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने यहाँ पे K लिखा है, सही है। अगर K की जगह हम 1 पुट करें तो यहाँ पे इस के मल्टीप्लिकेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। सो A इज इक्वल टू F बाई M, तो 1 हो गया, K की जगह 1 हो गया, तो 1 मल्टीप्लाइड F बाई M से हमारे साथ अगेन A इज इक्वल टू F बाई M हो जाएगी। दोनों साइड के साथ M मल्टीप्लाई करके तो यहाँ से M कैंसिल हो जाएगी, तो F इज इक्वल टू MA हमारे साथ हो जाएगी। So Newton's second law tells us that the acceleration will be largest when force is larger and mass is small। और न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये बात बताता है कि आपके साथ एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी जब फोर्स ज़्यादा होगा और मास कम होगी, लेकिन अगर हम उसके अपोजिट बात करें तो एक्सेलरेशन हमारे साथ कम होगी जब हमारे साथ मास ज़्यादा होगा। तो सही है कि न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये बात बताता है अकॉर्डिंग टू द बुक कि आपके साथ किसी बॉडी में जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो ज़्यादा पैदा होगी जब फोर्स ज़्यादा होगा और इस बॉडी का मास कम होगा। यहाँ पे इस पॉइंट टू पाउंडर की तरफ देखिए कि किलोग्राम ऑफ कॉटन एंड गोल्ड, आपके साथ 1 किलोग्राम कॉटन है और 1 किलोग्राम गोल्ड है। विच हैज़ मोर मास, किस चीज़ का मास ज़्यादा होगा, a kilogram of a cotton balls or a kilogram of a gold। तो आपके साथ कॉटन बॉल्स जो है उसका मास भी 1 किलोग्राम है और गोल्ड का मास भी 1 किलोग्राम है, तो किस चीज़ का मास ज़्यादा होगा। तो ये बात याद रखें कि कॉटन जो है वो तो जगह ज़्यादा लेती है, बात ज़ाहिर तौर पर ठीक है, लेकिन मास जो है तो उन्होंने दोनों का 1 kg दिया है, तो इस तरह इन दोनों का मास हमारे साथ सेम होगा क्योंकि 1 किलोग्राम कॉटन बॉल भी है और 1 किलोग्राम गोल्ड भी है, तो दोनों का मास आपके साथ सेम रहेगा। अच्छा, पॉइंट टू बी फाउंड की तरफ देखिए कि इन पाकिस्तान द बस डज नॉट halt completely for male passenger on the bus stop। अक्सर अगर आप देखें तो हमारे साथ जो बसेस होते हैं ना वो अक्सर स्टॉप पे रुकती नहीं है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है और फिर वापस अपनी स्पीड को जारी रखते हैं जब इससे पैसेंजर या उसकी तरफ
चले जाते हैं या उससे जब वो निकलते हैं, they momentarily reduce speed and we are told to step down the bus in the direction in which the bus is moving. Why? तो जब हम इससे नीचे की तरफ जाते हैं, मीन कि बस से हम जब उतरते हैं तो वहां पे इस मूविंग बस की तरफ हम थोड़ा सा वॉक करते हैं, मीन कि हम थोड़ा सा दौड़ इसी बस के डायरेक्शन में लगाते हैं। किस वजह से? तो अगर आप देखें तो जब हम बस की कंडीशन को देखें तो बस हमारे साथ मोशन में होती है। तो बस की जब हम बस में होते हैं तो बस के लिहाज से हमारी बॉडी भी इसी ही डायरेक्शन में मोशन में होती है। तो जब हम इससे उतरते हैं और इसी जगह पर हम रुक जाते हैं तो हम आगे की तरफ गिरेंगे। वजह क्या है? ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि हमारी बॉडी का इनर्शिया ये चाहता है, इसका एक टेंडेंसी होती है कि वो इस बस के साथ अपने मोशन को इसी डायरेक्शन में जारी रखे। तो इसलिए हम उसी बस की डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेते हैं। सही है। तो इसलिए बस जब आपके साथ रुकती नहीं है तो वो अपना मोशन रखती है, तो हम उसकी तरफ जो थोड़ा सा दौड़ लगाते हैं या थोड़ा सा हम वॉक करते हैं, तो उसका वजह यह है कि ड्यू टू इनर्शिया कि हमारी बॉडी ये चाहती है कि हम उसी ही बस के डायरेक्शन में अपनी मोशन को जारी रखें। तो इसलिए हम थोड़ा सा दौड़ जो है या थोड़ा सा वॉक जो है या कुछ ना कुछ फासला हम उसी ही बस के डायरेक्शन में कवर करता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि when two things are directly proportional to each other, जब हमारे साथ दो चीजें आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हो, as one increases, तो अगर आपके साथ एक में इंक्रीज आता है, the other increases also, तो दूसरा भी आपके साथ इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में आप देखें तो कि एक्सेलरेशन A is directly proportional to force F, तो जब आपके साथ फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। जब आपके पास फोर्स में कमी आएगी तो एक्सेलरेशन में भी ऑटोमेटिकली आपके साथ कमी आएगी। तो इस तरह के रिलेशन को हम डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं कि मीन डायरेक्ट रिलेशन में हमारे साथ एक में इंक्रीज आएगी तो दूसरे में भी आपके साथ इंक्रीज आएगी, या एक में डिक्रीज आएगी तो दूसरे में भी आपके साथ डिक्रीज आएगी। So, क्या है कि when two things are directly proportional to each other, as one increases, the other increases also. जब आपके साथ एक में इंक्रीज आता है तो दूसरा भी आपके साथ इंक्रीज हो जाता है। However, when two things are inversely proportional to each other, लेकिन जब आपके साथ दो चीजें आपस में इनवर्सली रिलेटेड हो, मीन कि यहाँ इस इक्वेशन 2 की तरफ आप देखिए तो ये आपके साथ इनवर्सली रिलेटेड है, मीन कि A acceleration is 1 over m का मतलब यह है कि acceleration A is inversely proportional to mass. So, however, when two things are inversely proportional to each other, जब आपके साथ दो चीजें inversely proportional हो एक दूसरे के लिहाज से, as one increases, जब तो एक में increase आता है, the other decreases, तो दूसरे में आपके साथ decrease आएगी। To change proportionality into equality, usually a constant is used. तो जब हम proportionality को equality sign में change करना चाहते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, उसकी जगह एक constant को use करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कि A acceleration है और m आपके साथ mass है, तो जब हम ऊपर तो हमारे साथ 1 है, वो तो constant है, तो जब हम इस m की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मीन कि फॉर एग्जांपल m मेरे साथ यहाँ पे मैं 2 पुट करता हूँ तो 1 over 2 से मेरे साथ 0.5 आएगा, तो मीन कि एक्सेलरेशन आपके साथ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन अब मैं m को मजीद बढ़ाता हूँ, इसको 10 करता हूँ, तो a एक्सेलरेशन आपके साथ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। इस तरह मैं m को मजीद बढ़ाता हूँ, 100 करता हूँ, तो एक्सेलरेशन आपके साथ 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली आपके साथ एक्सेलरेशन में डिक्रीज आ रहा है जितना ही हम मास में इंक्रीज लाते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि मास में डिक्रीज लाएंगे, फॉर एग्जांपल मास मेरे साथ 0.5 है,
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे साथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी। तो जितना हम मास डिक्रीज करेंगे इस तरह मेरे साथ उतना ही एक्सेलरेशन में इंक्रीज आ रहा है। तो इस तरह की रिलेशन को फिर हम इनवर्सली रिलेशन कहते हैं। अच्छा, इस यहाँ पे देखिए, टू चेंज प्रोपोर्शनलिटी इनटू इक्वलिटी यूजुअली अ कांस्टेंट इज यूज्ड। जब हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में रिप्लेस करते हैं तो वहां पे हम एक कांस्टेंट को यूज करते हैं। जैसा यहाँ पे आप देखें कि ए प्रोपोर्शनलिटी साइन ए बाई एम, तो फिर हमने यहाँ पे इसको इक्वल साइन में चेंज किया और इसकी जगह के कांस्टेंट लगा लिया। तो हर जगह पे हम इस तरह करेंगे, जहां पे भी हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे और इसको इक्वल साइन में रिप्लेस करेंगे तो वहां इसकी जगह हम एक कांस्टेंट को मस्ट यूज करेंगे। तो यहाँ आपके साथ सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि आपके साथ किसी बॉडी पे जो नेट फोर्स है वो बराबर होगा इस बॉडी के मास मल्टीप्लाइड बाय इट्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फोर्स इन दैट बॉडी। और दूसरी तरह इसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं कि जब हमारे साथ एक अनबैलेंस फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं और इसकी वजह से इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है तो हमारे साथ ये एक्सेलरेशन इस फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है ये इस बॉडी के मास को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मीन कि जितना ही हम इसका मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगी और जितना हम फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन हमारे साथ इंक्रीज हो जाएगी। तो फिर बाद में हम जब इसको मल्टीप्लाई कर कंबाइन करते हैं तो इससे हमारे साथ a इज इक्वल टू एफ बाई एम, ए इज इक्वल टू के इंटू एफ बाई एम, और ये हमारे साथ जो लास्ट में इक्वेशन आता है इफ इज इक्वल टू एम ए, इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहती है। तो इफ इज इक्वल टू एम ए हमारे साथ क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकल फॉर्म। ये इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म है क्योंकि इसके ऊपर हमारे साथ एरो नहीं है, लेकिन याद रखिए कि फोर्स भी आपके साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब आपके साथ ये वेक्टर फॉर्म में आएगी तो फोर्स के ऊपर भी वेक्टर होगी और एक्सेलरेशन के ऊपर भी वेक्टर होगी, तो ये आपके साथ इसका वेक्टर फॉर्म होगा। और ये जो फॉर्म है इसका आप न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ये हमारे साथ इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म है।